किसान भाइयों नमस्कार। आज पुनः आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित मेरा नाम भारत भूषण त्यागी, कृषि तीर्थ ग्राम बीटा जनपद बुलंदशहर। और आज का विषय है कि कुछ किसान भाइयों ने ये जिज्ञासा जाहिर की कि क्या लागत प्रबंधन और उत्पादन प्रबंधन जो दो अलग अलग बात आप करते हैं, तो इनको थोड़ा सा और विस्तार से खोल कर बताएं। और साथ में ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर पानी बहुत कम है या पानी बहुत ज़्यादा है, अब वहाँ पर भी क्या हम विविधता को इस्तेमाल कर सकते हैं या विविधता को वहाँ का लागू कैसे करें। और विशेष रूप से ये जानने की कोशिश की गई कि धान की फसल के साथ में भी क्या विविधता हो सकती है। तो आज इन दोनों विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। पहली बार मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा किसान भाइयों, जो लागत की बात जो हुई, तो लागत आधारित खेती की बात ये आधुनिक खेती के साथ ये बात उभर कर आई। लागत का मतलब है कि हमें अलग से कुछ चीज़ों को लगाना है और फिर कुछ उत्पादन बढ़ाना है। तो अलग से लगाना क्या है, जैसे जुताई के लिए क्या तरीके में बदलाव कर सकते हैं, सिंचाई के लिए क्या बदलाव कर सकते हैं, खाद बीज दवाई के लिए क्या बदलाव कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी कृत्रिमता को लागू किया गया कि जिनका केंद्र बाजार रहा। अर्थात हम बाजार से उन कृत्रिम वस्तुओं को खरीदेंगे और उनके द्वारा अपने उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा तो लगता है, हमको भी अच्छा लगा, लेकिन जब इसकी समीक्षा की गई तो पता लगा कि जो भी हमने मशीन का इस्तेमाल किया था वो इसलिए किया था कि उससे हमारा समय बचेगा, श्रम बचेगा और खर्च भी बचेगा। तो तीनों चीज़ों को बचना हमको अच्छा तो लगा, लेकिन हमने उसका ठीक ढंग से मूल्यांकन नहीं किया और पता लगा कि उसका जो अर्थतंत्र था वो एक तरफा हुआ और सारा पैसा बाजार की तरफ चला गया। तो लागत के लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब भी लागत शब्द आएगा वो बाजार केंद्रित एक कृत्रिमता की ओर संकेत करता है, ताकि हम बाजार से कुछ चीज़ खरीद कर लाएंगे, चाहे वो ज़मीन के लिए बैक्टीरिया हो सकते हैं, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो सकता है या किसी प्रकार का अन्य खाद भी हो सकता है, वो जैविक के नाम से भी कुछ चीज़ हो सकता है, दवाइयों के रूप में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनकी भूमिका खेती में नहीं है। यदि हम उनके आधार पर खेती करने का कुछ सोचते हैं तो बहुत छोटी मोटी मदद आपकी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक उनकी मदद के साथ में खेती में कोई भी स्वावलंबन पैदा होता नहीं दिखेगा, बल्कि कहीं ना कहीं पुनः हम उसी बाजार के चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में जैविक खेती में भी खासतौर से ये बताया गया कि अपने ही फार्म पर किसान अपनी लागत कैसे तैयार करेंगे। अब उन लागत को तैयार करने का जो तरीका है वो यदि खेत में ही करना है तो क्या करना होगा उसके लिए, अब हमको खेत और खेत पर उगने वाली फसलों को समझने की ज़रूरत है। तो उत्पादन प्रबंधन के लिए फसलों का जो अवशेष, जिसको हमने बेकार की चीज़ माना, कई बार हमने उसको जलाया भी और कई बार हमने उसको खेत में से निकाल कर रास्तों पर भी फेंका, तो हमने जिसको बिल्कुल बेकार चीज़ मान लिया था, वास्तविकता ये निकल कर आई कि वही धरती के लिए खजाना है। खजाना कैसे है कि जब भी कोई पेड़ पौधा विरचित होकर गल सड़कर जमीन के अंदर जाता है, उसी से जमीन की उर्वरता बढ़ती है। इससे अलग उर्वरता बढ़ने का कोई नियम है ही नहीं। तो धरती पर फसल पैदा होती है और वही फसल विरचित होकर फिर पुनः धरती में समाती है। इस प्रकार से एक आवर्तनशील चक्र है जिसमें धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक और पेड़ पौधे धरती के लिए उपयोगी। इस पूरकता उपयोगिता में गुणात्मक उत्पादन है। अलग से ना कोई खाद बनाने का कारखाना है, ना अलग से कोई दवाई बनाने का कारखाना है। सीधी सी बात है कि यदि हम प्रकृति की व्यवस्था सहज विधि से उत्पादन करते हैं और उसी व्यवस्था सहज विधि से विरचित होकर सारी फसलों के अवशेष धरती को प्राप्त होते हैं, तो किसान भाइयों कहीं से भी बाहर से कोई इनपुट लगाए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़मीन बहुत कमज़ोर है, आप लंबे समय से आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, उस समय ज़रूर सवाल उठता है कि यदि मैं एक जल्दी से परिवर्तन करना चाहूँ, तो उसके लिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि किसान भाइयों समझना पहले ज़रूरी है कि ज़मीन की उर्वरता कैसे बढ़ेगी, और यदि ज़मीन की उर्वरता बढ़ गई है तो तब फसलों को कब लगाया जाए। तो यहाँ पर जो मूल विषय था कि जब हम प्रकृति की व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर आता है उत्पादन प्रबंधन को हमने समझा, क्योंकि उत्पादन
मनुष्य का कार्य नहीं है। मूल रूप में तो हम अपनी समझ और श्रम की भागीदारी से उपयोगी उत्पादन की आवश्यकता को पूरी करते हैं, लेकिन उत्पादन क्रिया तो प्रकृति का नियम है, वो तो प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था में उत्पादन क्रिया कैसे पूरी होती है और कैसे वो धरती, पेड़ पौधे, पक्षियों में आपस में एक आवर्तनशीलता काम करती है और किस तरीके से वो एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी होकर नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, इसमें मनुष्य का कोई भूमिका नहीं है। केवल मनुष्य को समझना है और उत्पादन करना है। तो उत्पादन प्रबंधन के लिए लागत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझ की आवश्यकता है। ये बात ध्यान दिलाने के लिए मैंने बार बार आपके सामने ये प्रस्ताव रखा है। साथियों, आप इसको जांचें जरूर, मेरी किसी बात को ना मानें। मैं आप पर कोई भी, क्योंकि मित्र भाव का मतलब यही है कि मैं कोई बात आपको ना थोपना चाहूँगा, ना मैं कोई विशेषज्ञ हूँ। मैं एक प्रयोगकार किसान हूँ। प्रकृति की व्यवस्था को समझकर किस प्रकार से खेती बहुत सरल और सहज हो सकती है, हर किसान कर सकता है, अपने बच्चों से करा सकता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस सम्मानजनक काम को सौंप सकता है, ये भाव मेरे मन का था और इसमें मुझे सफलता जो मिली, इस सफलता की कहानी मैं आपके सामने बात करता हूँ। इतना ही तो भाव है। इसलिए उत्पादन प्रबंधन प्रकृति की व्यवस्था सहज है। व्यवस्था सहज होने का मतलब क्या है? सहज शब्द में वही इस्तेमाल करता हूँ जहाँ मनुष्य का कोई प्रयास नहीं है, वो प्रकृति का किया हुआ है। क्योंकि प्रकृति और कृत्रिमता के बीच में ही एक संघर्ष पैदा हुआ है। तो इस संघर्ष से मुक्त होने का एक ही मात्र उपाय है कि हम प्रकृति के साथ व्यवस्था जैसी हमको समझ में आती है, तो हमें प्रकृति के साथ संबंध भी समझ में आता है, हमें अपने जीने का प्रयोजन भी समझ में आता है, हमें अपनी आवश्यकता भी समझ में आती हैं और हमें परस्परता में संबंध भी समझ में आता है। तो ना तो उत्पादन की समस्या रहती है, ना प्रमाणीकरण की समस्या रहती है, ना प्रोसेसिंग की समस्या रहती है, ना मार्केटिंग की समस्या रहती है। सब संसार अपने साथ है। साथियों, बहुत बड़ा संकट नहीं है। इस लाभ के उन्माद ने जो संकट पैदा किया है, उसका एकमात्र उपाय है कि हम समझकर हर प्रयास, हर कदम बढ़ाएं तो सफलता निश्चित है। तो एक विषय तो मैंने ये रखा। दूसरा विषय ये आया कि हमको एक फसल लगाए जाने का अभ्यास है। जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ भी हम कई बार हम परिस्थितियों में करते हैं। कई बार हमारे मन में ये बात बैठ गई है कि हमको एक फसल से ही उत्पादन बढ़ाने में सफलता लेनी है। मतलब ज़्यादा इनपुट लगाकर मैं एक ही फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाऊं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि गन्ने का उत्पादन एक जगह ठहरा हुआ है, गेहूं का उत्पादन एक जगह ठहरा हुआ है, धान का उत्पादन एक जगह ठहरा हुआ है। हम उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। हम यदि बकरी की खुराक को बढ़ाकर ये सोचें कि ये हाथी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसका भी एक आनुवंशिक संरचना है। हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रहने में जो उत्पादन मिलता है वो उत्पादन भरपूर होता है। ये प्रकृति की सुंदरता है। इसी विधि से ये बात स्पष्ट होती है कि आप एकल फसल प्रणाली से आपका ध्यान विविधता की ओर गया, इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन कई जगह ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ पानी भरा हुआ है और वहाँ लंबे समय तक पानी ठहरता है। अब वहाँ पर कौन सी विविधता आप लागू करेंगे? तो वहाँ परिस्थिति है कि वहाँ परिस्थिति के कारण आप उस मौसम में अधिक पानी में होने वाली फसलों को ही ले पाएंगे। लेकिन उसी ज़मीन में यदि वो पानी हट जाता है और 4-6 महीने के लिए वो पानी नहीं है, तो फिर वहाँ विविधता में किस प्रकार के अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, पशुओं के चारे को आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यदि आप गौर करके देखेंगे तो अधिक पानी में भी बड़े पौधे जंगलों में मिलते हैं और जहाँ सूखा है वहाँ भी बड़े पौधे मिलते हैं। तो बड़े पौधों में जो फलदार वृक्ष हैं, जो इमारती लकड़ी हैं, साथियों, उनमें ये ताकत है, उनकी ये संरचना है कि वो प्रकृति की हर परिस्थिति के साथ अपने को संभाल कर रखते हैं और वही एक हैबिटेट पैदा करते हैं, पर्यावास पैदा करते हैं कि जिसमें और दूसरी वनस्पतियों के आने की संभावना बन जाती है। वो तापदाब नमी के संतुलन के साथ ज़मीन की उर्वरता जैसे बढ़ती जाती है, खरपतवार उगने लगते हैं, झाड़ियाँ आने लगती हैं। तो प्रकृति का जो वैभव है अपने आप में इसी क्रम से आता है। तो आप यदि इस व्यवस्था के सूत्र को समझेंगे तो आप इसमें सफल होंगे। मैंने कई बार किसानों को देखा है जो बहुत सारे पानी का प्रयोग करके धान की खेती करते थे। आज उनको अच्छा लगने लगा कि वो बेड विधि पर, जो एक बेड प्लांटर आता है, उस पर 2 नाली या 3 नाली में सीधे धान के बीज की बिजाई करते हैं
और कम पानी में अच्छे धान की खेती करते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण भी समय पर होता है। तो साथियों, यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ केवल हर सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। आपकी समझ और मेरी समझ एक जैसी है। ध्यान देने से आपको भी वो बात उसी तरीके से सूझने लगेगी और रास्ते निकलने लगेंगे। यही साझा प्रयास है। तो मैं कामना करता हूँ कि आपके पास तक जो मैंने कहा उसकी सूचना ज़रूर पहुँची है और हम शब्दों के जाल से निकलकर, प्रतिक्रियाओं से निकलकर और कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंदर देखने लगें और आपस में बातचीत करने लगें। आप सुझाव ज़रूर हमको भेजें ताकि हमारा ध्यान जाए और हमने जो कुछ प्रयोग किए हम खुले मन से आपके साथ चर्चा करें। आपको मैंने जो कहा उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे और पुनः आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।